Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to learn the chapter Transfer Pricing. इसका हम लोगों ने जो थ्योरी था वो कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ साथ एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. Coming to the next question, that is illustration number 11. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A company has two divisions, X and Y. Division X manufactures a component which is used by division Y. मतलब डिवीजन एक्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो ट्रांसफ़र कर रहा है कौन से डिवीजन को? डिवीजन वाई को. विच इज़ यूज बाय डिवीजन वाई टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके. फॉर द नेक्स्ट पीरियड आउटपुट एंड कॉस्ट हैव बीन बजटेड एज फॉलोज. अगले पीरियड के लिए ये सब बजट किया गया है डिवीजन एक्स के लिए और डिवीजन वाई के लिए. कंपोनेंट यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स वो लोग प्रोड्यूस करेंगे? डिवीजन एक्स 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा एंड ट्रांसफ़र करेगा कौन से यूनिट को? डिवीजन वाई को. एंड सिमिलरली ये जो 50,000 कंपोनेंट्स डिवीजन वाई ने रिसीव किया उसमें से वो फिनिश्ड गुड्स बनाएगा जो वो कितना यूनिट्स होगा? 50,000 अगेन. मतलब एक यूनिट जितना वो रिसीव किया उससे वो एक ही यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाएगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है कितना? डिवीजन एक्स के लिए है 2,50,000 एंड डिवीजन वाई के लिए है 6 लाख. फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज़ वो भी हमें गिवन है. डिवीजन एक्स के लिए है 1,50,000 एंड डिवीजन वाई के लिए है 2 लाख. फिर क्वेश्चन में बोल रहा है द फिक्स्ड कॉस्ट आर सेपरेबल फॉर ईच डिवीजन. ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन द ट्रांसफर प्राइस टू बी फिक्स्ड फॉर डिवीजन एक्स's कंपोनेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. ओके. सो हमारा काम क्या है? हमें ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना, वो कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हमें दो केसेस दिए हैं. फर्स्ट केस में ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा और सेकेंड केस में ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा. फर्स्ट केस देखते हैं. बोल रहा है डिवीजन एक्स कैन सेल द कंपोनेंट इन अ कम्पिटिटिव मार्केट. डिवीजन एक्स जो है ये यूनिट्स बना रहा है सारे, वो अपने कंपोनेंट को मार्केट में मतलब कंपिटिटिव मार्केट में कितने रुपए में बेच सकता है? अगर वो यहाँ पर नहीं देगा तो मार्केट में 10 रुपये पर यूनिट में बेच सकता है. डिवीजन वाई कैन ऑल्सो परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस. डिवीजन वाई जो है ये भी ओपन मार्केट से कितने में खरीद सकता है? 10 रुपीज़ में खरीद सकता है. सो अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्राइस में जो है डिवीजन एक्स को डिवीजन वाई में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहिए. पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर? पहले हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि कंपोनेंट को दूसरी जगह में भी बेचा जा सकता है. दिस मीन्स देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी लाइंग बिहाइंड. मतलब यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो 10 रुपये में कंपिटिटिव मार्केट में भी भेज सकता है. लेकिन अगर डिवीजन एक्स जो है वो डिवीजन वाई को ही सेल करेगा, वाई को ही ट्रांसफ़र करेगा, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि उसको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर पड़ रहा है. यानी कि अगर कंपिटिटिव मार्केट में भेजता तो उसका कितना बेनिफिट यहाँ पर इस केस में लॉस हो रहा है. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो उसका जो इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में उसका ट्रांसफ़र प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस बेनिफिट लॉस्ट या फिर जितना भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर. बेसिकली इस केस में जो है मार्जिनल कॉस्ट को ही लिया जाता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज़ सिमिलर फॉर एवरी यूनिट. तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है. गिवन है 2,50,000 है वेरिएबल कॉस्ट. फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर 50,000 यूनिट्स. तो हम लोगों का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हो जाएगा ₹2,50,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 50,000 यूनिट्स. यानी कि दिस विल बी 5 रुपये पर यूनिट, राइट? अगेन हमें यहाँ पर देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा. अगर वो उस कंपोनेंट को कंपिटिटिव मार्केट में 10 रुपये में बेचता, डिवीजन एक्स अगर बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता वहाँ पर? ऑब्वियसली वहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट होता क्योंकि उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है 5 रुपये है और वो बेच रहा है 10 रुपीज़ में. तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा?
मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ₹5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गया आपका कितना, ₹5 पर यूनिट। सो इस केस में यहाँ पर जो ट्रांसफर प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइस विल बी ₹10 पर यूनिट। ये गया हम लोग का फर्स्ट जो पॉइंट है। ये सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एज पर द सिचुएशन मेंशन्ड इन above point and further assume that division Y currently buys the component from an external supplier at a market price of ₹10. Okay. And there is reciprocal agreement between the external supplier and another division Z within the same group. Under this agreement, the external supplier agrees to buy one product unit from division Z at a profit of ₹4 per unit to that division for every component which division B buys from the supplier. Okay. B मतलब ये है डिवीजन Y, गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम में समझते हैं। ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल सप्लायर है, ठीक है, एक्सटर्नल सप्लायर है, इससे जो है हम लोग का यूनिट Y खरीदता है कितने रुपए में, वो खरीदता है एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹10। ओके फाइन, ₹10 में ये खरीदता है। फर्दर बोल रहा है कि एक और रेसिप्रोकल अग्रीमेंट है बिटवीन हुम द एक्सटर्नल सप्लायर एंड अनदर डिविजन Z। तो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, उसके रेसिप्रोकेशन में आप और एक एग्रीमेंट कर रहे हो। मतलब अगर यहाँ पर एक एग्रीमेंट है तो यहाँ पर एक और एग्रीमेंट भी बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एग्रीमेंट है ये इसके रेसिप्रोकेशन में हो रहा है। अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। There is reciprocal agreement between the external supplier and another division Z within the same group. मतलब X, Y and Z तीनों सेम कंपनी से हैं। Under this agreement, the external supplier agrees to buy one product unit from division Z at a profit of ₹4 per unit to that division for every component which division Y buys from the supplier. Nice. So ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये क्या है कि एक्सटर्नल सप्लायर बाय करता है डिवीजन Z से कितने रुपए में, ₹4 में पर यूनिट। दिस इज ऑल्सो पर यूनिट। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है, एज पर द सिचुएशन मेंशन्ड इन A अबव। मतलब ये सिचुएशन जैसे मेंशन किया है एंड फर्दर अज्यूम, फर्दर मतलब क्या, इन एडिशन टू दिस सिचुएशन हमें ये सिचुएशन को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवीजन X भेज रहा था डिवीजन Y में। यहाँ पर बोला है कि डिवीजन Y जो है वो करेंटली बाइज द कंपोनेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। अभी जो है वो एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद रहा है। तो अगर ये यहाँ से नहीं खरीद के डिवीजन X से खरीदने लगेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। करेंट सिचुएशन है कि एक्सटर्नल सप्लायर से जो है डिपार्टमेंट Y खरीद रहा है वो उस प्रोडक्ट को, लेकिन अगर एक्सटर्नल सप्लायर की जगह ये डिवीजन X से खरीदने लगे तो क्या हो जाएगा, इनका ये वाला जो अग्रीमेंट है ये इनवैलिड हो जाएगा। और क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल अग्रीमेंट है सो अगेन ये वाला जो अग्रीमेंट है ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। सो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफर प्राइस इक्वल्स टू उसका जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जितना भी आपका मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या बेनिफिट लॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस यहाँ पर एक और चीज़ होगा कि क्योंकि ये यहाँ से खरीद रहा था डिपार्टमेंट Y, तो इसीलिए डिपार्टमेंट Z से भी ये जो एक्सटर्नल सप्लायर है ये अपना
कुछ एक और कंपोनेंट खरीद रहा था जिसमें कि उनको 4 रुपीज़ पर यूनिट का उनको फ़ायदा होता था। क्योंकि अब ये एग्रीमेंट नहीं रहा तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। सो इसमें हम लोग एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, दैट इज प्लस बेनिफिट लॉस्ट बाय डिपार्टमेंट जी। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 5 रुपये है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, सेम 5 रुपये। और बेनिफिट लॉस्ट बाय डिपार्टमेंट जी कितना है, 4 रुपये। सो ये आपका आ जाएगा ₹14 पर यूनिट। इतना आपको ट्रांसफ़र प्राइस रखना ही पड़ेगा सो दैट आपका जितना भी जहाँ से भी लॉस हो रहा है, जितना भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, वो सब आपका रिकवर हो जाए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया कि अगर जो डिपार्टमेंट वाई है वो एक्स से खरीदने लगेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 रुपीज़, सॉरी। अगर वाई एक्स से खरीदने लगेगा तो उस केस में एक्सटर्नल सप्लायर से जो वाई खरीद रहा था वो नहीं होगा। और क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल अग्रीमेंट है तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ये ट्रांजैक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सो डिपार्टमेंट जी को 4 रुपये का नुकसान होने लगेगा, मतलब 4 रुपये का जो प्रॉफिट मिल रहा था वो और नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट बाय डिपार्टमेंट सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अ कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न। ये कौन सा वाला मेथड है जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट। 4 टाइप का था, फर्स्ट था एक्चुअल कॉस्ट, सेकेंड था आपका कॉस्ट प्लस, थर्ड था आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, फोर्थ था मार्जिनल कॉस्ट। सो ये सेकेंड वाला है, कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इट्स डिविजन्स। The relevant portions of the budget for the division X for the year 2015-16 is given below. Right. You are required to determine the transfer price for division X. So यहाँ पर क्योंकि बोला है कि हमें cost plus return वाले मेथड से कैलकुलेट करना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिज़ायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है दैट इज़ 28%, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। फिक्स्ड एसेट, यस ये तो इन्वेस्टमेंट है ही, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फिर बोल रहा है करंट एसेट, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है। डेटर्स भी तो एक पार्ट है करंट एसेट का, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिविजन, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो है लेकिन ये हमारे इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ही आएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा क्योंकि ये एनुअल है। फिर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ओके ये भी नहीं आएगा। बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ओके। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस डेटर्स। ये हम लोग देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हुआ है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस डेटर्स। फिक्स्ड एसेट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, दिस इज 5 lakhs। अगेन करंट एसेट है आपका 3 लाख और डेटर्स है आपका 2 lakhs। सो 5 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 2 lakhs, राइट। अब आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 10 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और डिज़ायर्ड रिटर्न कितना बोला है, डिज़ायर्ड ROI बोला है उन्होंने 28%। सो 10 लाख का 28% कितना हो जाएगा, 2,80,000। तो ये है हमारा डिजायर्ड रिटर्न। फिर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एक्स। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस कितना होगा वो निकालना है।
तो पर यूनिट के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। पहले हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना है। मार्जिनल कॉस्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹10। ₹10। अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी, कॉस्ट प्लस वाला मेथड जो पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल कॉस्ट जब हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम हम लोग ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। ये तो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिवीजन इज 8 lakhs। 8 lakhs जो है ये टोटल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक यूनिट का निकाल रहे हैं। सो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 4 lakhs। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹8 lakhs डिवाइडेड बाय 4 lakhs यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका अगेन ₹2। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ₹12 है हम लोग का टोटल कॉस्ट। अब हम लोग टोटल कॉस्ट में जब हमें बोला है कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग प्लस डिजायर्ड रिटर्न। डिजायर्ड रिटर्न कितना निकाला था हम लोगों ने? 2,80,000 बट ये जो है ये है फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर 4 lakhs यूनिट्स। तो एक यूनिट का हो जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 0.7 रुपीज़। डिजायर्ड रिटर्न विल बी 0.7। अब हम लोग का जो है ट्रांसफ़र प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी ₹12.7। ये आ गया हम लोग का ट्रांसफ़र प्राइस। ये है हम लोग का ट्रांसफ़र प्राइस आ गया आंसर। ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस था अभी तक। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।